नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स या बोल सकते हैं न्यूटन्स का जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ आएगा। अब इसमें क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने पढ़ के आए हैं अभी पीछे ही, इसका फर्स्ट चैप्टर याद है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी ये एक्ट कैसे करता है, फील्ड की मदद से। सो ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटी हम जो अब तक सीखते हैं, ग्रेविटी इज एन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, और ये कौन सी फोर्स होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे पता करते हैं कि भाई हमारे बीच में बॉडी आ गई जिस पे हमें फोर्स लगानी है, तो ये वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। कैसे वर्क करती है, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। मतलब अगर कोई बॉडी है, अब ये और हाँ सबसे पहले देख लो किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड अपॉन मास। किस पे डिपेंड करती है, मास होगा तो ये अप्लाई करेगी, मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। क्लियर है या नहीं है, मतलब बॉडी में मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगी, बट अगर आपके मास नहीं है तो आप ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर आपको याद है मैंने ये पहले भी बताई थी बात कि अगर दो बॉडी के पास मास है तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगी, ये कभी रिपेल नहीं करेगी। जैसे मैग्नेटिक फोर्स कैसे होती है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है बट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल मारता है, बट ये फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। यानी दो मासेस के बीच में ये फोर्स अगर लग रहा है तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसको और भी क्या बोलते हैं, नेचर। ये क्या है, नेचर, और ये इसका कॉज है। ये क्यों होता है, क्योंकि भैया इसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए तभी लगेगा। और अगर मैं पूछूं इसका नेचर क्या है, ग्रेविटेशन, तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कौन सा नेचर है इसका, अट्रैक्टिव। ठीक है, अब ये फोर्स है क्या, ये फोर्स लगता है दो मास के बीच में, कोई भी मास हो, छोटा बड़ा कैसा भी। तो इन्होंने बोला देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। अगर आपको बोलो कि किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है M1 M2, where M1 is the mass of first body, mass of first body, और M2 is mass of second body। तो कोई बच्चा पूछ सकता है सर प्रोडक्ट ऑफ मास पे क्यों डिपेंड कर रहा है, एडिशन ऑफ मास पे क्यों डिपेंड करता है, डिवीजन ऑफ मास पे क्यों डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है जब ये फॉर्मूला बनाया होगा तो इन्होंने ये सब चीजें करी नहीं होंगी, उन्होंने रियल लाइफ के फोर्स को उन्होंने प्रैक्टिकल वाली चीज के साथ एग्जामिन करके देखा होगा, और देखा कि भाई वो जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। वो नहीं डिपेंड कर रहा एडिशन ऑफ मासेस पे, वो डिपेंड नहीं कर रहा डिवीजन ऑफ मासेस पे, वो डिपेंड नहीं करता सबट्रैक्शन ऑफ मासेस पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये पहली बात बोल दी उन्होंने। दूसरी बात जो बहुत मजेदार है, उसे एक लॉ भी कहते हैं, वो भी समझ लो। मतलब अगर एक बॉडी है M1, इसका मास है M1, और ये बॉडी है M2, और इनके बीच की दूरी है R, और वो भी किसके बीच की दूरी, दोनों के सेंटर के, दोनों बॉडी में नहीं, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, R। तो वो फोर्स जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे, यानी कैसे जितनी दूरी बढ़ाओगे उतनी कम होती है। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स है मैग्नेटिक, नॉन कांटेक्ट। चुंबक को दूसरे नॉर्थ को साउथ के पास लाते हो तो अपने आप खींच लेती है ना, बट अगर मैं देखो वो खींच रही है और आप उससे थोड़ा सा दूर लगाओ तो आपको महसूस होगा खींच रहा है, और थोड़ा और दूर जाओ तो थोड़ा कम महसूस होगा, और दूर जाओ तो शायद एक पॉइंट बाद होना ही बंद हो जाए। तो इसका क्या सीखे, जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो ये फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब मोस्टली तीन नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ये ग्रेविटेशनल, तीनों इस लॉ को फॉलो करती है। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, घटेगा। और ये किस पर डिपेंड करता है, मासेस पे। इन दोनों को जोड़ लो तो ये M1 M2 अपॉन R स्क्वायर आता है। अब हमेशा याद रखो जब ये प्रोपोर्शनलिटी से, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मास। मतलब एक भी मास बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ जाए, दोनों मास बढ़ाओ बढ़ जाए। एक भी बॉडी का मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगी। यानी अगर मैं कहूं दो बॉडी है, दो आलू है, उनके जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, एक बड़ा आलू ले लो या एक कद्दू ले लो,
तो अब क्या होगा, फोर्स और बढ़ेगा। दूसरा विकल्प तुम लो दो, जितना ज्यादा मास लेते जाओगे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता जाएगा। ये पहली बात समझ में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको बता चुका हूं, डिस्टेंस कम करो, उधर डिस्टेंस बढ़ाओ, फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटाओ, फोर्स बढ़ेगा, वो भी स्क्वायर टाइम्स, दुगना नहीं, ट्वाइस नहीं, स्क्वायर टाइम्स। मतलब अगर 3 है तो उसका क्या हो जाएगा, 9, समझ रहे हो, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। सो ये हटेगा तो क्या आएगा, G m1 m2 अपॉन h। अब देखो G इसलिए ले रहे हैं, कांस्टेंट के लिए आप K भी ले सकते हो, कांस्टेंट के लिए आप K भी ले सकते हो, बट क्योंकि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन, इसलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, G, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। मैं कहूँ इसकी वैल्यू अगर बदलेगी तो नहीं, आप चांद पे जाओ, आप अर्थ में रहो, आप जुपिटर पे चले जाओ, आप अपनी आंटी के घर चले जाओ, कहीं नहीं बदलेगा, यहाँ इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब कोई कहेगा सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अब ध्यान से देखो, पहले प्रोसेस समझो, उसके बाद बात करेंगे। मास मान लो हमने ले लिया m1 m2 बराबर, और वो लिए 1 के, क्या ले लिया 1 kg, और डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर। डिस्टेंस क्या ले लिया 1 मीटर, देखो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब ये कैसे करा, अब मान लेते हैं हमने 2 मास लिए m1 1 किलो का, एक मास लिया m2 1 किलो का, और यहाँ पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया नापने के लिए फोर्स को। ठीक है कि भाई कितना जोर से खींचता है, हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ के आए हैं, तो जितना खींचेगा हम नाप सकते हैं। तो और डिस्टेंस भी कितना रखिए दोनों में, 1 मीटर। कितना डिस्टेंस रखिए 1 मीटर डिस्टेंस रखिए, 1 मीटर डिस्टेंस है। तो आपने देखा भाई कितना फोर्स लग रहा है इसमें, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी कि भाई आजा मिल जा। अगर हमने इसे रोका तो ये इसे की तरफ खींच रहा होगा, और हमने वो स्प्रिंग बैलेंस से नाप लिया कितना फोर्स खींच रहा है। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, अगर मैं सब m1 रख दूं तो ये तो 1 × 1 × 1 डिवाइड बाय 1 हटाओ, तो ग्रेविटेशन किसके इक्वल हो जाता है। तो जितनी भी फोर्स होगी इस वक्त, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जितनी भी फोर्स होगी, वही किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू। वही किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू। पहली बात तो वैल्यू समझ में आई कैसे निकलती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ यू मेजर द वैल्यू ऑफ G, you have to consider both the masses 1 kg and the distance between their masses is 1 meter. Then whatever the force by which they are attracting, कि जो कोई भी फोर्स हो जिससे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, that force is the value of G. वही वैल्यू क्या होगी, G। अभी तो वैल्यू आ गई, यूनिट कैसे निकालें, तो मुझे बताओ। G का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, G को ये छोड़ दो, R स्क्वायर को भेज दो, F × R स्क्वायर घटाओ, ये क्या होता है न्यूटन, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर। समझ में आया, इसकी ऐसे यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, ये बताओ। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻⁷। कितनी होती है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब किसी के मन में ऐसा न्यूटन की तो केजी वेजी में खुल सकता है, बिल्कुल खोल, कौन मना कर रहा था। अब न्यूटन क्या थी, ऐसा यूनिट याद है, फंडामेंटल यूनिट से बड़ी थी। न्यूटन को क्या लिख सकते हो बताओ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या हो रहा है 1 और मीटर, अपॉन में क्या है केजी। 1 केजी से 1 केजी कट गया, 1 मीटर और मीटर कितना हो गया, मीटर क्यूब। तो पहले बताओ ये बात समझ में, पर सेकंड स्क्वायर है ही ऑलरेडी, पर सेकंड स्क्वायर और 1 केजी स्क्वायर, 1 केजी लगे। समझ में आया नहीं है। तो अगर तुम्हारी ऐसा यूनिट ये लिख के आ रही है जी की, तो घबरा मत जाना भाई साहब, ये कहाँ से आ रही यूनिट, ये तो हमने जिंदगी में ना पढ़ी, ये भी है। अरे ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या है यहाँ पे, चलो इतना इधर देखो, न्यूटन की यूनिट क्या थी ये बताओ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई करना मीटर स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर को नीचे लिख दूं सेकंड स्क्वायर, और एक साथ और क्या केजी स्क्वायर, 1 स्क्वायर से केजी कट जाएगा, मीटर मीटर क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी।
ये भी इसकी यूनिट है। तो अगर ऐसा यूनिट में ये यूनिट लिख के आ गए तो घबरा मत जाना, ये तो ना पड़ेगा है ही नहीं, ये दूर दूर तक नहीं है। ये भी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? मास किसमें एक्सप्रेस हो केजी में, डिस्टेंस किसमें एक्सप्रेस हो मीटर में, टाइम किसमें एक्सप्रेस है। इट्स आल्सो एन एसआई यूनिट। क्लियर है? ये नहीं, ये भी ऐसा यूनिट है, वो भी ऐसा यूनिट है। वैल्यू निकालना समझ में आया? यस। अब दोनों ध्यान से, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक बार इधर बात सुनो, ये जो वैल्यू है ये मैंने भी बताया पूरे कहीं भी चले जाओ ये वैल्यू नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पे कौन लगा रहा है ग्रेविटी, तो हमारे पे कौन लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो बना था कॉन्सेप्ट, ये किस पे बना था? पॉइंट मास के लिए। किसके लिए बना था? पॉइंट मास समझते हो? अर्थ के लिए नहीं बनाया कॉन्सेप्ट। तो बट हम कैसे कंसीडर करते हैं अर्थ के लिए? अर्थ इतनी बड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं। हम अर्थ के कंपैरेटिवली एक बिंदु है छोटे से, तो अर्थ का सारा मास कहाँ ले लेते हो? अर्थ के सेंटर में। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400। इसको मीटर में लेना है, 6400 किलोमीटर को मीटर में लो तो कितना जाएगा? 64 इंटू 1000, 64 इंटू 1000 वो मीटर हो गया। इतना तो अर्थ का रेडियस है। तो अब देखो, आप आराम से फॉर्मूला बनाओ, क्या होगा बताओ? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी। एक मास आप अपना ले लो, यहाँ ले लो अर्थ का मास। अर्थ का मास अभी, अच्छा अर्थ का मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ क्या लेना होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मैं वैल्यू डालते हो, आप अपना मास डालेंगे तो मास ऑफ द अर्थ डालेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डालेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा? वो फोर्स जो अर्थ आप पे लगा रहा होगा। बट क्या हम इस फोर्स को जानते नहीं है? ये फोर्स आप पे ऑलरेडी लग रहा है, जिसे हम वेट कह रहे हैं। यही फोर्स है जो नीचे लगता है हमारे, जिसे हम वेट कहते हैं। वेट क्या होता है? फोर्स अट्रैक्टिंग बाय द अर्थ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? M into G। वेट को क्या बोलते हैं? M into G। यानी ये और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। ये और ये दोनों सेम है, इसको इक्वेट कर दो। mg equals to gm and mass of the earth divided by radius of the earth। मास से मास कट गया। ग्रेविटी equals to gme upon r square। अब देखो भैया, अर्थ में से मिट्टी खोद के कहाँ फेंकोगे? आसमान में, अर्थ पे। तो मास तो कभी नहीं बदल सकता तुम। जी मैंने अभी तुम्हें बोला ये दुनिया का कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता। आर ही कभी कभार बदलता है। कैसे बदलता है? क्योंकि अर्थ पूरी गोल नहीं है, मैंने आपको बताया था। हल्की सी चपटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस थोड़ा पास है और ये डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। यानी इक्वेटर पे जो रेडियस है वो थोड़ा सा ज्यादा है और जो पोल का रेडियस है वो थोड़ा सा कम है। तो इसलिए रेडियस कम होने की वजह से ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाती है? ज्यादा। और जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां ग्रेविटी क्या होगा? इसलिए इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू हल्की सी कम दिखती है और पोल्स पे क्योंकि वो सेंटर से ज्यादा पास है। तो अर्थ अगर मैं आपसे पूछूं, अर्थ आपको कहां खींचना चाहता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि हमने सारा अर्थ का मास कहां ज्यूम करा है? इसका अप्लाई कर। इसको एग्जांपल को समझो। मैं आपको अर्थ के सरफेस पर खड़ा करता हूं। अगर इमेजिन करो आपके सरफेस जहां खड़े हो वहां से 1 मीटर की मिट्टी नीचे से हट जाए तो आप नीचे गिरोगे या टंगे रहोगे? क्यों? क्योंकि अर्थ अभी भी आपको नीचे खींच रहा है। इमेजिन करो और हट गई तो कब तक? जब तक आप अर्थ के सेंटर पे ना पहुंच जाओ। समझे? वो कब तक खींचेगा आपको? जब तक आप अर्थ के सेंटर पर ना पहुंच जाओ तब तक वो आपको खींचता रहेगा। क्लियर है बात या नहीं है? तो आपको कहां तक खिंचाव महसूस हो रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ। अब मेरा सवाल सुनो। इमेजिन करो हमने यहाँ पे छेद कर दिया, ठीक है? हाँ, कुछ डाउट है? बिल्कुल। आप इसे 2D क्यों समझ रहे हो? आप इसे 3D समझो ना। 3D समझो। यहाँ पे हो तो अब आपको कहाँ खींच समझ रहे हैं? इधर एक बॉल समझो। बॉल के किसी भी कोने को पे आप खड़े हो तो आप कहाँ जाना मांगते हो? सेंटर। तो आप कहीं से भी छोड़ो तो आपको सेंटर की तरफ ही आओगे ना भागते हुए। आप कहीं भी रहो, अगर आप सेंटर के थोड़ा इधर आ गए तो सेंटर आपके पीछे निकल गया, तब आप सेंटर की तरफ खींचोगे। समझे नहीं समझे? भाई मान लो ये मेरा सेंटर था,
मैं इधर बहुत दूर खड़ा था, मैं यहाँ तक आया, सेंटर तक आ गया, मैं रुक गया, बट अगर मैं थोड़ा सेंटर से आगे निकल गया तो अब सेंटर मेरे से फिर हट गया ना, मैं फिर खींचूंगा। मैं ये सेंटर था, मैं सिर्फ इधर आ गया, मैं इधर खींचूंगा, मैं थोड़ा सा आगे चला गया तो मैं फिर पीछे आऊंगा। मैं सेंटर पे आना चाहूंगा, अर्थ है ये 3D शेप है, तो 3D शेप में चाहे कहीं भी निकल जाओ आप आओगे सेंटर पे, क्योंकि अर्थ का मास हमने कहाँ कंज्यूम करा है, कंज्यूम करा है सेंटर पर, तो आप कहीं भी हो आप अर्थ के सेंटर पे आओगे। बात समझ में आया? ओके, दूसरी चीज अब समझो, मैंने जो बोला था मान लो हमने अर्थ में छेद कर दिया और यहाँ से सिक्का ड्रॉप कराएगा, क्या होगा बताओ? वो नीचे आएगा, नीचे देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट जुड़ने वाले, एक ये वाला जो पढ़ा रहा हूँ और एक जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब सुनो ध्यान से, एक मजेदार बात अभी और सिखाता हूँ। इमेजिन करो आप ओके, मान के चलिए आप एक क्रिकेट मैच टूर्नामेंट चल रहा है, आपने फर्स्ट क्वालिफायर मैच निकाल लिया, आप अगले दिन खेलने आते फिर से क्वालिफायर मैच खेलते हो, अगला मैच खेलते हो, अगले स्टेज का मैच खेलते हो, जैसे मान लो सुपर 8 में आ गए, सुपर 6 में आ गए, जो भी आ गए, जब वो जीत जाते हो क्या फिर अगले दिन फिर सुपर 6 आ गए? वो जो होता जा रहा है वो हटता जा रहा है। अब समझो आप अर्थ के सरफेस पे हो, ठीक है, आप हल्का सा नीचे आए, समझ आ गई? अगर इमेजिन करो ये अर्थ का सरफेस है, यहां से आप यहां आ गए, तो अब यहां से गोला इमेजिन करो, यहां से यहां आ गए, ये गोला इमेजिन कर पा रहे हो? यस। अब इतनी ही अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, ये जो अर्थ में शेड कर रहा हूं ये आप पे फोर्स नहीं लगा रही, क्यों? इसके लिए आप अंदर जा चुके हो, तो ये क्या फोर्स लगा, बाहर लाने के लिए, तो बाहर आ जाते, बल्कि इसको भी हम कहां जूम करते हैं, अर्थ के सेंटर, तो ये आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये लगाएगा बचा हुआ मास। अगर आप थोड़ा और आगे अंदर आ गए तो ये बचा हुआ लगाएगा, ये वाला ये नहीं लगाएगा वहां। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब आप अर्थ के सेंटर पे जा रहे हो तो आपका फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये होगा कि अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो तो क्या फोर्स आप पे कांस्टेंट है कि नहीं? फोर्स वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा, क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा है। आप अर्थ के अंदर घुस रहे हो तो रेडियस आर ही रहेगा, आर से कम नहीं हो जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा। पहली बात समझ में आई? चलो अब जरा आप अंदर घुसे, फोर्स लग रही हो कम लग रही है बट लग तो रही है, वो आपको खींच रही है। फोर्स एक मास बॉडी पे अप्लाई होता है, क्या देता है? एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी बढ़ाता है। आप थोड़ा अंदर आए, फोर्स कम हो गया बट अभी भी फोर्स लग रहा है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, और अंदर है आप सेंटर पे आ गए तो फोर्स बिल्कुल खत्म, अब सेंटर पे आएगा फोर्स खत्म। बट यहाँ तक आते आते फोर्स तो लगा आप पे, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आया, यहाँ तक आते आते कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, एकदम रुक जाओगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बॉडी इज मोशन नहीं है, यहाँ पे मोशन है तो रहेगी मोशन है, फोर्स तो लगनी। अबे तो क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है द बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन अंटिल अनलेस फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो बहुत अच्छी बात है, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा तो मोशन में मोशन भी रहेगी। तो अगर आपने कभी यहाँ से सिक्का छोड़ा तो सेंटर तक खींचेगा तो जरूर, बट तुम हम जो अज्यूम करते हैं कि सेंटर पे आकर रुक जाएगा। ब्रेक लगाए तुमने, में तुम ब्रेक छोड़ के आए थे कि ब्रेक लग जाएगी और अंदर आते ही साथ निकले, आपने स्पीड गेन करी, सेंटर तक आते आते फोर्स लगा आप पे कंटिन्यूसली, फोर्स लगना बंद हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया, वही रुक जाते हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जो तेज बंदा भागते हैं उसे बोलो भागता था रुक, वो रुक जाएगा। ऐसा होता है वो धीमे होता है फिर आगे रुकता है, ऐसे थोड़ी भागते भागते रुक तो मुंह के बल गिर पड़ेगा। मैग्नेट में भी ऐसी होता है, कोई भी चीज यार एकदम नहीं रुकेगी, ठीक है। अब वो थोड़ी सी आगे निकली, अब सुनो बहुत ध्यान से, जैसी थोड़ी सी आगे निकली उसका वेलोसिटी आगे जाना, बट फोर्स क्या जाता है वापस से कहाँ जा रहा है? अब वही फोर्स जो उसकी स्पीड बढ़ा रही थी वो अपोजिट है, तो अब वो रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगी, उसकी वेलोसिटी घटाएगी। अब कब तक घटाएगी? मतलब वो कहां तक आ जाएगा? अर्थ के सरफेस तक, अर्थ के दूसरे सरफेस तक आ जाएगा वो। क्यों? फेंका कहां से? अर्थ के सरफेस से, तो कहां तक आएगा? अर्थ के सरफेस तक ही आएगा।
और फिर उसके बाद वही चोर जब वापस खींच रहा था वो कहेगा आ जा अब हमारे साथ चल, क्योंकि वो अब इसके बाहर तो जा नहीं सकती, वो दोबारा अर्थ की तरफ खींचेगी। अब फिर से वही होगा, अर्थ के सेंटर तक आते आते वेलोसिटी मिल गई, फोर्स खत्म, बट क्या रुकेगा? क्या कहते हैं? ऑसिलेट करेगा। एक बार आपने शुरू कर दिया बस अब वो चलेगा नहीं। कौन है रोकने वाला? जो फोर्स जो पहले से बढ़ा रही है वही कह रही है रुक जा, और जब रोकती है फिर अगले पल कहती है फिर बढ़ जा, फिर बढ़ती है जब कहती है फिर से रुक जा। तो जो फोर्स एक्सेलरेट कर रही है वही उसे रिटार्ड कर रही है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? इट ऑसिलेट टू एंड फ्रो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये क्या है? कोई सेंटर की जगह सर यहाँ कर दिया छेद, अब बताओ क्या होगा? तो यहाँ भी तो वही फिनोमेना होगा, यहाँ भी सेम फिनोमेना होगा। आपने कर दिया वो ऐसे छोड़ो, वो नीचे जाएगा फिर ऊपर खींचेगा। इसके लिए वो यहाँ पे यहाँ तक आके फोर्स लगेगी तो वैसे करता रहे। तो कहीं भी रखो वो हमेशा वो फिनोमेना करेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सो एक चीज को इस कॉइन की जगह कोई ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल वो भी ऑसिलेट करेगा सर, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ऊपर से जो गड्ढा हो रहा है वो उसे पकड़ दे, जब नीचे को दोबारा ट्रैक। सुनो, हम जो पकड़ेंगे तो हम इतनी फोर्स के साथ, तुझे बता चलती ट्रेन में वो तेरे सामने शताब्दी जा रही, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, हाथ लगा के पकड़ लिया हाथ कट जाएगा, वो पड़ जाएगा, आ भी सकता है, मर भी सकता है, हो सकता है। तुझे क्या लग रही है फोर्स क्या है? 1 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेमेंडस फोर्स है। तुझे क्या लग रहा है? तू ट्रेमेंडस फोर्स कर रहा है? अरे भैया रोको भैया भैया। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बट समझ में आया कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ये तो है ही है। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। और यही फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं वेट। क्या जानते हैं? वेट। और वेट का फॉर्मूला होता है m। क्योंकि ये दोनों सेम है, हमने इक्वेट करके मास से मास कर दिया, मतलब ग्रेविटी तुम पे तो डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए तो वो किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी, इसलिए वेट हर प्लेस टू प्लेस जाओ तो बदलता है बट मास नहीं बदलता। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? जी पे, कांस्टेंट वैल्यू पे, और मास ऑफ द अर्थ और रेडियस। ये एक्सेलरेशन है, ये किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बता दिया आर चेंज होता है इक्वेटर और पोल के हिसाब से, इसलिए उनकी जी की वैल्यू भी चेंज होती है इक्वेटर और पोल के हिसाब से। अदरवाइज बाकी सब जगह पे कैसे रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए सोचा नहीं कभी जी के लिए 9.80 क्यों लेते रहते हैं हमेशा? मुंह उठा के बदल दिया करो यार, मौसम बदलता है, जी की वैल्यू बदल, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो ये दो कांस्टेंट है ना, जी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बड़ा मजेदार कांस्टेंट है, ये बदलता है। ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट तो है पर ये बदलते है किस पे? डिस्टेंस पे। अर्थ के सेंटर से बाहर चले जाओ तो कम होगी। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी है। पहाड़ों पे चढ़ते चले जाओ, ऊंचे चलते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, आसमान में चले जाओ, ग्रेविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा है। और वैसे ही अर्थ के सरफेस पे घुसते चले जाओ तो भी ग्रेविटी कम होगी। मजेदार बात तो ये है क्योंकि वहां भी डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। ओके, नहीं वहां डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, वहां डिस्टेंस कम हो रहा है बल्कि बढ़नी चाहिए, बट वहां मास होती है।